नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं एपीटीवी भारत। सहारा इंडिया और सहारा इंडिया के अलावा जितनी भी ठगी कंपनियां हैं उनके खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। और प्रोटेस्ट करने वाले जो जितने भी आंदोलनकारी हैं उनमें एक नाम लिया जाता है, अनिल सिंह एडवोकेट। अखिल भारतीय जन कल्याण मंच से आज की तारीख में जुड़े हुए हैं। पहले ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे और आज की तारीख में अखिल भारतीय जन कल्याण मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय महासचिव और लीगल एडवाइजर हैं। अनिल सिंह एडवोकेट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस लाग न लपेट कार्यक्रम में। जी नमस्कार सर। पहले तो मैं आपकी चैनल को और आपको कोटि कोटि नमन और धन्यवाद करता हूं, जो आज भारत में पूरे जो दबे कुचले और पीड़ित और शोषित जो जनता है उसकी आप आवाज बनने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपके साहस को और आपके सहयोग को मैं कोटि कोटि नमन और सलाम करता हूं। मैं अनिल सिंह एडवोकेट। अनिल सिंह जी, जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। क्या नौबत आ पड़ी अखिल भारतीय जन कल्याण मंच से जुड़ने की? बहुत अच्छा सवाल है सर। देखिए, मैं बता दूं मीडिया को और पूरे भारत को, बहुत कम शब्दों में मैं 1 मिनट में इसका जवाब पूरे लपेट के दे देता हूं। लाग न लपेट जो कहते हैं ना, तो बिना लाग न लपेट में बोलता हूं। देखिए, हमारी पहली मुलाकात अभय शुक्ला से 12/4/2022 को हुई। हम उनको पटना बुलाए थे। दूसरी बार अभय शुक्ला आए थे और यहाँ एक रैली होनी थी ऑल इंडिया लेवल की। तो कुछ यूपी से भी लोग आए थे और बाकी स्टेट से भी कुछ लोग आए थे। सबसे ज्यादा हमारे बिहार के साथी थे और लोकल पटना के थे। तो पहली बार मुझे उनके साथ संपर्क करने का मौका मिला और उस दिन हमने बहुत अच्छा आंदोलन किया। उसके बाद आंदोलन के बाद उन्होंने कहा कि अनिल सिंह, आपको बहुत अच्छा स्पीच देते हैं, बहुत अच्छा जो है सो कि भाई प्रदर्शन को आपने संभाला। शुक्ला जी का ये शब्द था जो मैं कह रहा हूं। उनका कहना था कि भाई बिहार में आने से मुझे डर लग रहा था, मुझे काफी धमकाया गया था कि तुम्हें मरवा के फेंकवा देंगे। ऐसी कुछ रिकॉर्डिंग भी उन्होंने मुझे सुनाई थी। तो मैंने कहा अरे नहीं। तो उन्होंने कहा कि भैया यहाँ तो बिहार में जब भी प्रदर्शन होता है तो ढेला डंडा हंगामा गोली बारूद तो हो जाता है। हम कहा कि छोड़िए, बदनाम है बिहार, लेकिन नाम भी है बिहार का, ठीक है। कुछ लोग हैं उपद्रवी तत्व, ये कर देते हैं तमाशा। तो उन्होंने सारे काम देखा, सभी कुछ हुआ। 12/4/2022 को ऑल इंडिया जन आंदोलन के बैनर तले सबसे पहला इस संगठन का केस हुआ तो बिहार और पटना में हुआ, बुद्धा कॉलोनी थाना में, जिसका केस की कॉपी भी मेरे पास इस वक्त है, जो भी सचिव को हमने लिखा था। ये सारी प्रूफ के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूं। और मैं बताऊं कि उसके बाद वो शाम को आए तो उन्होंने कहा कि अनिल जी, आप मेरे संगठन में मीडिया प्रभारी बनिए। क्योंकि मैं मोबाइल लेकर रिकॉर्डिंग कर रहा था और पूरे भीड़ को कंट्रोल भी कर रहा था और स्पीच भी लगातार दे रहा था कुछ कुछ, और वहां भी काफी हमने एड्रेस किया था और संभाला था। तो मैंने कहा कि सर, मीडिया का काम हमसे मत करवाइए, हम पेशे से मेरा दूसरा है। मीडिया का काम बड़ा पेशेंस में रख के बोलना होता है। मैं वकील लाइसेंस हूं, तो मैं जो चाहूंगा बोल दूंगा, जिसको मैं कोर्ट में फरियाद लूं। जी, बहुत संक्षेप में बताइए क्या कारण रहे? जी, मैंने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हमारी उपलब्धि बढ़ती गई। संगठन में जब 150 लोग भी नहीं थे, तब मैंने इतनी मेहनत की कि हमारे रेफरल आईडी से 30,900 लोग जुड़े। मेरे रेफरल आईडी से मुझे रसीद लेके कहीं घूमना नहीं पड़ा। हमारे साथी रसीद लेके घूमे, हम भी उनके साथ घूमे, ये बात अलग थी। अब मैं बताऊं कि न्यूज 15 का एक है चैनल, उसमें है फाइट फॉर राइट। उसमें लाग न लपेट का एक कार्यक्रम था। उसमें अभय शुक्ला और मदन लाल आजाद को दोनों को आमने सामने बिठा करके एक इंटरव्यू कराया गया था। तो जिसमें दोनों आपस में सहमति बनाने के बजाय लड़ गए थे। तो उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू इसी चैनल पे आया कि सबकी रिक्वेस्ट थी कि मैं आऊं चैनल पे और पार्टी प्रवक्ता की हैसियत से मैं सबको बोलूं कि सभी लोग एक मंच पे आ जाए, आपस में कोई लड़ाई ना करें, संगठन के लोग भी आपस में दोस्ती रखें, तालमेल रखें, और जितने संगठन है सभी सहारा से साथ लड़े। क्योंकि एक सहारा अकेले सबके साथ लड़ रहा है, तो अब हमको भी अलग अलग नहीं लड़ना है। तो मैंने इंटरव्यू बेबाक दे डाला और मैंने अभय शुक्ला जी को कहा, जो संगठन के अध्यक्ष और फाउंडर है, कि और पार्टी के स्पीकर को पावर रहता है, मैंने उस पावर का इस्तेमाल किया। मैंने बहुत अच्छा सभी संगठनों को एड्रेस किया, अभय शुक्ला जी को भी एड्रेस किया कि आपस में ना लड़िए। अध्यक्ष का पोस्ट जो होता है, गार्जियन का पोस्ट होता है, आपस में एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, अपने अपने पोस्ट की मर्यादा का ख्याल रखें।
तो ये चीजें जैसे ही मैंने वायरल की उसके बाद में अभयदेव शुक्ला को बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने अगले दिन सुबह में मुझे तलाश लिया, फोन करके कहा, अनिल सिंह आप अपनी हैसियत में रहिए, आप अपनी औकात में रहिए, आपको हक नहीं है पार्टी प्रवक्ता की हैसियत से कि आप हमको गाइडलाइन दीजिएगा और आप हमको समझाने की गलती कीजिएगा। मैंने कहा कि सुन लीजिए सर, आप अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी प्रवक्ता की हैसियत से मेरा काम है आपको दिशा निर्देश देना। तो कहे आप आदेश दीजिएगा। मैंने बोला मेरा अगर सुझाव आपको आदेश समझ में आता है तो आदेश ही सही, लेकिन मैं उम्र में आपसे बड़ा हूं, अध्यक्ष आप हैं, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं। तो पार्टी का प्रवक्ता याद रखिए पार्टी के लिए ही होता है। जैसे कि किसी देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है, लेकिन जो सेनापति होता है वही देश को संभालता है। तो पार्टी प्रवक्ता की हैसियत से और एडवाइजर की हैसियत से मैं संभाल रहा हूं संगठन को। तो मेरी बातें आपको बुरी लगी, बड़ा आश्चर्य का विषय है। मैंने तो आपको कहा कि सभी सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार करें, जितने संगठन है उनके साथ तालमेल बैठाएं और एक अच्छा व्यवहार करें। तो उन्होंने कहा कि आपकी हैसियत नहीं है कि आप मुझे समझा सके या आप सुझाव दे तो सके और अनिल आप जी, आदेश देने की आपकी हैसियत नहीं है। निष्कासन ऐसी हुआ था कड़वी या बातें मुझे। आपका क्या सर? निष्कासन हुआ था, संगठन छोड़ा आपने? जी, इसी का यही कारण था। तो उसके बाद हमें हमें बातें बुरी लगी। फिर उन्होंने कहा अनिल सिंह आपका संगठन में योगदान का। मैंने कहा सर साल भर आपके साथ मैंने मेहनत किया है हमारे। तो उन्होंने कहा कि तुमने संगठन में कितने लोगों को जोड़ा। तो मैंने कहा रसीद लेकर के तो मैंने नहीं घुमा, लेकिन रसीद भरा कैसे जाता है, मेंबर कैसे बनाया जाता है, उस टीम को मैंने 2-3 महीना लीड किया। मेरे रेफरल आईडी से 30,900 जुड़े। तो क्या ये मेरा योगदान नहीं था? ऑनलाइन लोगों ने सदस्यता ली, 100 रुपए पेमेंट किए। हालांकि आज तक लोग फोन करते हैं कि ऑनलाइन हमने सदस्यता ली थी। अब आज भी कई व्हाट्सएप ग्रुपों से निकाला जा रहा है लोगों को, कहते हैं रसीद दिखाओ रसीद। तो ये सब अनिल मैंने जी, एक्सप्लोसिव क्वेश्चन उठाए। अनिल काफी जी, उनको भरा काफी उनको बुरा लगा। तो इसके वजह से उन्होंने संगठन से निष्कासन का कोशिश किया और मैंने भी कहा कि मैं रिजाइन दे दूंगा। और ये बातें हमारी उनके बीच में सहमति नहीं बन सकी। वो चाहते थे कि मैं उनका चाटुकार रहूं, अंधभक्त गुलाम रहूं, एक आदेश पाल रिमोट कंट्रोल पे नाचने वाला आदमी रहूं। उन्होंने कहा अनिल सिंह आप एज पार्टी प्रवक्ता है, मैं जो लिखित एक पेज में इस तरह से दूंगा वही आपको सिर्फ बोलना है। मैंने कहा कि सर तब तो आप मुझे रिमोट पे मनमोहन सिंह की तरह नचवा रहे हो, तो मैं तो प्रधानमंत्री क्या। अरे कोई पोस्ट मैं नहीं लूंगा, मैं इसी वक्त रिजाइन दूंगा। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी प्रवक्ता गुलाम नहीं होता, याद रखिए, वो एक दर्पण होता है अपने संगठन का और उसकी बातें अनिल सबको जी, माननी चाहिए, वो अनिल अध्यक्ष जी, हो चाहे छोटा कनिष्ठ हो। अनिल जी, ये हालत थे हमारे निष्कासन अनिल से। जी, अनिल जी, आज की तारीख में कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं निवेशकों की? जी देखिए सर, संगठन से मैंने रिजाइन देने की पेशकश की। शुक्ला जी ने मुझे काफी मनाने की कोशिश की। मनाने की पेशकश के दौरान अयोध्या अधिवेशन में उन्होंने मनाने की कोशिश की, रांची अधिवेशन में मनाने की कोशिश की, राजगीर अधिवेशन से पहले हमने कहा कि हम रिजाइन ठोक रहे हैं। तो इसके पहले मुझ की लड़ाई में उन्होंने मेरा निष्कासन लेटर निकाला। उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया। मैं बताऊं कि मैंने एक नया संगठन, नया नहीं कहो आप, मेरे लिए नया हो सकता है, जनता के लिए नया हो सकता है, लेकिन वो हमारे पुराने मित्र हैं अमन एडवोकेट अमन श्रीवास्तव, जो कलकत्ता हाईकोर्ट के बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर है। तो फिर मैंने उनको चूंकि वचन दिया था, जंतर मंतर पे हमारी कुछ मतभेद हो गए थे जब मैं संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन में था। तो अमन श्रीवास्तव भी उस संगठन से हट गए थे, जेपी दुबे हट गए थे, काफी 40-50 लोग। तो उस दौरान मैं भी हटने वाला था, लेकिन शुक्ला जी ने मुझे काफी रिक्वेस्ट करके समझाया था। तो मैंने कहा था शुक्ला जी अगर आप रोज बदतमीजी करेंगे, गलत काम करेंगे, खुद अध्यक्ष है और आप खुद अनुशासन का पालन नहीं करेंगे और दूसरे को बोलेंगे कि भैया पालन करो, तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। तो फिर मैंने अखिल भारतीय जन कल्याण मंच को ज्वाइन कर लिया। आप देख सकते हैं वो लेटर पैड। और एज ए राष्ट्रीय पार्टी प्रवक्ता, एज ए लीगल एडवाइजर और एज ए महासचिव मैंने अखिल भारतीय जन कल्याण मंच अपने जो मित्र थे एडवोकेट तो ये अमन श्रीवास्तव जी को ज्वाइन किया। मेरा प्रश्न तो ये है मैं कि बताऊं मेरा कि प्रश्न आ ये कर है रहा कि है, लेकिन बहुत स्लो मोशन में थोड़ा चल रहा अनिल है जी, काम। अनिल चलो, जी, मेरा प्रश्न ये है, लोग अपने अपने काम में व्यस्त है। अनिल जी, प्रश्न मेरा ये है कि आज जी की तारीख में सहारा निवेशकों की लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं? जी देखिए, सहारा निवेशकों की लड़ाई के लिए मैं 2-4 काम कर रहा हूं। पहला, सीआरसी का एप्लीकेशन लगवाने का काम। वो चाहे कोई भी संगठन हो, रोज मैं उनसे भी कह रहा हूं कि आप भी संगठन के थ्रू जो है सो चलाइए। इस बारे में मैंने नीरज शर्मा, अभय शुक्ला, नगेंद्र कुशवाहा और मोहित कुमार, इनको भी मैंने गाइडलाइन दी है वॉइस कंट्रोल में, वो जो वॉइस साउंड में जो मैसेज दिया जाता है कि तेरा मेरा संगठन आप भूल जाइए, बस याद रखिए कि पीड़ित के लिए आप आवाज उठाए थे, आप आवाज उठाते रहिए।
इसके अलावा मैंने अपने संगठन को भी रिक्वेस्ट किया, दिशा निर्देशन दिया, तो वहां भी कुछ शिविर लगाए जा रहे हैं, बट स्लो मोशन में काम चल रहा है। और मदन लाल आजाद जी को भी मैंने संगठन में रिक्वेस्ट किया कि आप भी अपने लेवल से सहारा निवेशक, पीएससीएल हो, शारदा चिट फंड हो, रोज वैली हो, कोई भी ऐसी संस्था जिससे ठगे गए हो भारत के निवासी आजादी के बाद में 15 अगस्त 1947 के बाद में, सबके लिए आप जो लिखा पढ़ी करवा सकते हो करवाओ। और मैंने सभी संगठनों को बिना किसी लोभ लालच का और बिना किसी राग द्वेष और बिना किसी भय का मैंने सबको फॉर्मेट जारी कर दिए, गाइडलाइन जारी कर दिए रिक्वेस्ट में कि आप ये रहा एप्लीकेशन, सहारा के अलग अलग पॉलिसी के जो मैंने तैयार करवाए थे वो मैंने उनको भेजा है कि ताकि आप आराम से सीआरसी का कैंप लगवाइए। अनिल और जी जितना भी जो अभी लेटेस्ट मैं बताऊं कि एक हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, मैं बताऊं कि 29 मार्च 2023 को, देखिए मैंने वहां कलम से लिख भी दिया है, हालांकि लास्ट उसका जो पेज है उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था 5,000 करोड़ देने की बात हुई थी, ये रही लास्ट ऑर्डर है, ठीक है, यहाँ सब कुछ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये लास्ट पेज है टोटल, ये सुप्रीम कोर्ट का जो है सो जजमेंट का ऑर्डर है जो 5,000 करोड़ की बात आई थी। तो इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं कि कैसे 5,000 सीआरसी करोड़। जब रिलीज कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, तो कैसे पेमेंट लिया जाए। अनिल जी 5,000 करोड़ जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है सेबी को रिलीज करने के लिए, किसको श्रेय देने जाएंगे इस उपलब्धि का? तमाम संगठन के और तमाम संगठनों को मैं इसका श्रेय दूंगा, वो चाहे भारत में कोई भी संगठन हो, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संगठन हो, या मदन लाल आजाद जी का जब तक ठगी पीड़ित संगठन हो, या अखिल भारतीय जन कल्याण मंच हो, या रंग दे बसंती इंद्रवर्धन राठौर का हो, या अपना भारतीय समाज पार्टी राजन सिंह सूर्यवंशी का हो, जितने संगठन है सब ने जिससे जितना बंद पड़ा सब ने एक स्वर से आवाज उठाई है। और एक हमारे और एक है साथी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो सरदार जी हमारे हैं, वो एक जगह वो धरना प्रदर्शन में वो भी शामिल थे, अभी उनको हाल फिलहाल बीजेपी की टिकट उनको कंफर्म हुआ है, वो भी किसानों के आंदोलन के साथ साथ सहारा पीड़ितों के आंदोलन के लिए भी आवाज उठा रहे थे, और उन्होंने बुलाया सीतापुर बॉर्डर पे। तो आपको मैं बताऊं कि अभय शुक्ला भी अपने 10-20 साथियों के साथ उनको सहयोग करने गए थे। तो सभी संगठन को मैं इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और सहकारिता मंत्री को भी मैं धन्यवाद देता हूं, अमित शाह जी को, और सुप्रीम कोर्ट के जजबे को भी मैं सलाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अनिल जी जो बताया जा रहा है 2 लाख करोड़ से ऊपर का भुगतान है निवेशकों का, और अमित शाह जो गृह मंत्री है उन्होंने हरिद्वार में बोला 10 करोड़ सारा निवेशकों में 5,000 करोड़ का ये बांटा जाएगा, तो 500 रुपए भी एक निवेशक पे नहीं आ रहे हैं, और 2 लाख करोड़ से ऊपर का भुगतान, तो आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? ये मुख बनाने वाली बात है, ठगने वाली बात है। शुरुआत अच्छी है, इसके लिए मैंने अमित शाह जी को धन्यवाद किया, सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद किया। सुप्रीम कोर्ट को तो मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि वहां न्याय का मंदिर है, वहां जो केस आप लगाएंगे उसी के अगेंस्ट में आपको या उसी के सपोर्ट में आपको ऑर्डर आएगा, यस या नो। लेकिन मैं बता दूं कि सहारा इंडिया के डाटा के हिसाब से वो कहते हैं 13,000 करोड़ हमारे निवेशक हैं, 12,000 करोड़ हमारे कार्यकर्ता और ऑफिस का स्टाफ है। आप 12 करोड़ और 13 लाख करोड़ को जरा सा मिला दीजिए, कितने लाख करोड़ हो जाते हैं? एक बात बताइए, कितनों को पेमेंट मिलेगा? क्या जो सहारा इंडिया में जो जो एजेंट थे उनका भी व्यक्तिगत कमाई एज ए सहारा में एफडी या तो आरडी में उनका भी पैसा जमा है, जमाकर्ताओं का भी पैसा जमा है। सहारा इंडिया का ऑफिस में चाहे वो मैं बता दूं कि वो जोनल मैनेजर हो, रीजनल मैनेजर हो, फ्रेंचाइजी मैनेजर हो, या जितने ऑफिस के कर्मचारी हैं, इवन एक चपरासी जो वहां जो 1,000-2,000 के मंथली पेमेंट पे जो बाहर से जो आते थे, जो रेगुलर बहाल नहीं थे, वो भी 200-500 कार्ड खुलवाए थे। तो सभी कर्मचारियों का उसमें पेमेंट है। कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना सर। 500 रुपया तो बहुत बात है, मैं तो कहता हूं 50 रुपया भी नहीं मिलेगा हर एक आदमी को, लेकिन शुरुआत है, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं। हाँ, एक चीज अमित शाह ने कहा था कि आने वाले समय में सोसाइटी के जो 4 पॉलिसी है, 4 पॉलिसी की उन्होंने बात की, सभी पॉलिसी की नहीं। मैं आपके माध्यम से बता दूं पूरे भारत को कि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन में जब मैं था तब मैंने काफी समझाया और विरोध किया, लेकिन लोगों ने मेरी बातों को अनसुना किया, उन्होंने भी सिर्फ 4 पॉलिसी की बात बताई। चूंकि मैं एजेंट रह चुका हूं भूतपूर्व, और जो एजेंट है सहारा में वो जानते हैं दर्जनों पॉलिसी है सोसाइटी वाला एक्ट में, दर्जनों, और उससे ऊपर मिलेगा। मैंने मांग की थी कि जैसे कि क्यूसॉप के 2 पॉलिसी है, क्यूसॉप प्लानेट, क्यूसॉप ईस्ट, उसके अलावा सहारा ईसाइन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो सोसाइटी वाला जितना है वो कम से कम दर्जन भर से ऊपर पॉलिसी है।
सबका पेमेंट मांगना था, लेकिन लोगों ने मांगा नहीं। अमित शाह को भी लेटर तमाम मंत्रियों से लिखवाया लोगों ने, संगठन के कई संगठन के लोगों ने लिखवाया, सिर्फ संयुक्त ऑल इंडिया के जन आंदोलन वालों ने नहीं लिखवाया, बल्कि सभी संगठनों ने लिखवाया, अपने अपने स्टेट से जिसको जितना बन पड़ा लोगों ने लिखवाया। लेकिन अमित शाह के संज्ञान में सिर्फ 4 पॉलिसी आया। उन्होंने कह दिया कि भैया ये 5,000 करोड़ रिलीज करवा रहे हैं जो सहारा सेवी के चेस्ट में निष्क्रिय पड़ा हुआ है, और बाकी जो सोसाइटी का है मूलधन 86,936 करोड़, ये जो है मैं बताऊं कि मूलधन बताया कि ये 4 पॉलिसी होल्डरों का है, ये लोगों को पेमेंट होगा। तो इससे एक अच्छी शुरुआत तो होगी, लेकिन इससे निराकरण नहीं होगा। अगर मैं बताऊं कि अगर हमारे ये जो बीजेपी की सरकार है, केंद्रीय सरकार, अगर इनकी यही इच्छा है कि ये आगामी चुनाव 2024 को जीत जाए लोकसभा को और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी से आ जाए, और उन्होंने कहा है कि बिहार में भी ये सिंगल लार्जेस्ट बनाएंगे, मैं कहता हूं भारत में नहीं बन सकेगी। जोड़ तोड़ करके तो केंद्र में शायद किसी तरह बन भी जाए, बाकी स्टेटों में नहीं बन सकते सिंगल लार्जेस्ट। मैं इस मंच से साफ साफ कहता हूं, 2 काम करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और हर एक स्टेट गवर्नमेंट को। हर एक स्टेट गवर्नमेंट, जो किसान आंदोलन हुआ था, वो उसका निराकरण, जिस स्टेट में जितना मुख्यमंत्री को पावर है, कितना वो समर्थन मूल्य बढ़ा सकते हैं, उनके हाथ में वो बढ़ा दें। अनिल जी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट केंद्र से कितना मांगेंगे वो मांगे। और सहारा का मुद्दा है, स्टेट गवर्नमेंट और केंद्रीय सरकार से मैं यही कहूंगा, मैं अनिल सिंह एडवोकेट, कि आप 2010 से सहारा इंडिया में आज तक मार्च 2023 तक जितने भी पॉलिसी होल्डर हैं, जिसका भी पेमेंट है बकाया, बाकी पेमेंट करवा दो, एक ए टू जेड पॉलिसी का। अनिल जितने जी, कर्मचारी हैं जिनका वेतन, पेंशन, पीएफ, जीएफ बाकी है, सब उनको दिलवा दो। मैं कहता हूं कि अगर सहारा के एक एक कर्मचारियों का पेमेंट हो गया, जो ऑफिस में आज भी है, जिनके घर परिवार भूखे मर रहे हैं, लोग सड़क पे हैं, किसी को पेमेंट नहीं दे रहा है, साल साल 1.5 साल से किसी को पेमेंट नहीं मिला है, तो सभी को अगर सहारा इंडिया पेमेंट दे देती है या सरकार दिलवा देती है, अपने प्रयास से सहारा मैनेजमेंट को प्रेशर दे करके, रिक्वेस्ट दे करके, और कानून का हथौड़ा उनको दिखा करके, तो मेरा दावा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार जीत सकती है। मगर सरकार अगर ऐसा करे तब तो, और सरकार रोज कहती है हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। मैं तो साफ साफ कहता हूं, आप जी, किसानों का आमदनी बढ़ा दो, किसानों को सब्सिडी दे दो, छूट दे दो, सहारा के ए टू जेड कर्मचारी, एजेंट और इन्वेस्टरों का पेमेंट दे दो। जिस वक्त ये पैसे आम जनता के जेब में आ जाएंगे, जीडीपी मैं कहता हूं 2 गुना से ऊपर हो जाएगा, और जब किसान सुखी होंगे तो 2 गुना से और ऊपर जाएगा तेजी से। मगर ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। जी, आपके अनिल जी, सवाल। अनिल जी, सुब्रत राय बोलते थे कि सहारा का जो पैसा है सेवी पर 24,000 करोड़ रुपए वो हमारा है। और सेबी का ये कहना था कि ये पैसा जो है वो सारा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन की जो उनकी कंपनी है उन निवेशकों का है, सारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का है। लेकिन ये जो इस समय हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है 5,000 करोड़ का जी जो करने की बात है, तो ये तो एक जी तरह से सेबी और सहारा के विवाद में सुब्रत राय की जीत है। आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, सहारा से भी विवाद में सहारा इंडिया न जीती है न हारी है। हाँ, एक छोटा सा झुनझुना उनके हाथ लगा, उसी को जीत कह रहे हैं। उनका कहना है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार से 5,000 करोड़ रिलीज हुआ, तो 5,000 करोड़ रिलीज करवाने में सुब्रत राय, सहारा और उसकी मैनेजमेंट और उसकी टीम का 1 पैसा योगदान नहीं है। उस 5,000 करोड़ रिलीज करवाने के लिए पूरे भारत के जनता का उसमें योगदान है, कई संगठनों का योगदान है। और रही बात सहारा से विवाद में, मैं बता दूं कि जो हाउसिंग और रियल एस्टेट के पॉलिसी होल्डरों का पैसा था, तो हाउसिंग और रियल एस्टेट के आज भी बहुत से पॉलिसी होल्डर पड़े हुए हैं, कई सर्टिफिकेट होल्डरों को मैं जानता हूं। और सहारा में जो हाउसिंग और रियल एस्टेट के जो अवॉर्ड बॉन्ड थे और एक 15 साल का आरडी था, इस तरह के कई स्कीम थे, वो मैं भी बदला हूं। मैं बता देता हूं, देख लीजिए, आपको मिलेगा यहां रश्मि सिंह के नाम से आपको मिलेगा लिस्ट, ठीक है। ये है, ये हमारी पत्नी के नाम से है, क्यू शॉप में हमने कन्वर्ट किया था। मैं अनिल सिंह बोल रहा हूं। अभी देखिए, मैं आपको और भी दिखलाता हूं, ये सब रश्मि सिंह के नाम से है, हमारी वाइफ के नाम से है। ये क्यू शॉप में पॉलिसी कन्वर्ट कर दी गई थी, और उसके बाद क्यू शॉप से वो पॉलिसी फिर बाद में 90% जो मेरे पास जो थी, जितने उसके 90% हमने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में बदला। ये रहा अनिल सिंह, लगातार आपको मिलेगा, ये प्रूफ है, सारी जानकारियां प्रूफ है। ये मैंने केस किया था 15/12/2022 को,
बुधा कॉलोनी थाने में, ये उसकी कॉपी के साथ संलग्न है, काफी इसमें पृष्ठ है। तो ये हकीकत है। तो हकीकत में वो पैसा सहारा का नहीं है, सहारा की हैसियत नहीं उस पैसे को मांगने की, हक नहीं है। एज एडवोकेट मैं बोल रहा हूं, इसलिए अनिल जी, कि सुब्रत राय के अनिल नाम से तो हाउसिंग और रियल एस्टेट का पॉलिसी है नहीं, वो तो अनिल जी, निवेशकों का है भारत का, मिलना उसको चाहिए, उसको अनिल मिलेगा, वो जी, सहारा का नहीं है। अनिल जी, आप पेशे से जी वकील भी हैं। अभी सुब्रत जी राय के वकील हैं ईश्वर जी लाल अग्रवाल। उन्होंने राष्ट्रपति महोदय जो है द्रौपदी मुर्मू को एक याचिका दायर की है कि जब सुब्रत जी राय को तिहाड़ जेल में बंद किया गया था, कि जिस जी मामले में पूर्व जज जो है उन पे आरोप लगाया कि के एस खेर जो और दूसरे जो है वो जी अरिजीत पसायत जो है और दूसरे दो जज हैं, जी कि इन लोगों ने जी उस मामले में सुब्रत राय को 2 साल 2 महीने तक जेल में रखा, जिस मामले में जी मात्र 6 महीने की सजा का प्रावधान है, और वो याचिका राष्ट्रपति मुर्मू को दायर की गई। तो ये क्या है कि सुब्रत राय पूर्व जजों को जेल भिजवाना चाहते हैं, कि आप किस रूप में देख रहे हैं? मैं इसे बहुत गैर कानूनी हरकत के रूप में देख रहा हूं, बहुत गैर कानूनी हरकत है। सहारा इंडिया किस लिए खुला था? लोगों के पैसे खा जाने के लिए। एक जज ने अपने पावर का मिसयूज नहीं किया है। एक जज ने न्यायिक प्रणाली के तकाजा को देखते हुए जो ऑन द टेबल उस वक्त, जो ऑन द जो मैटर था, ऑन द जो सिचुएशन था, उसको हैंडल जज साहब ने किया है और कानून का सही सही उपयोग किया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ 2 बार आदेश दिया कि आप फिजिकली अपियर होइए सुब्रत राय सहारा, वो अपियर हुए नहीं। और उसके बाद में जब तीसरी बार जब आए ये सुप्रीम कोर्ट में, तो इनको कोर्ट कस्टडी में लिया गया। शायद ये सुब्रत राय को बहुत बुरा लगा। तो मैं पूछता हूं सुब्रत राय तुमसे, सुब्रत राय, हो गए तुम डायरेक्टर, हो गए तुम चेयरमैन, हो गए तुम फाउंडर, सुब्रत राय सहारा, सहारा इंडिया के फाउंडर हो, मैं भी जानता हूं। एक बात बताइए, क्या निवेशकों के पैसे खा जाने का आपको हक है? आपकी औकात है? अगर आप निवेशकों के पैसे खाओगे, कोर्ट में वो मैटर जाएगा, पेमेंट का मैटर, और जब जज के संज्ञान में जाएगा और जज आपको जब बुलाएगा, आप हाजिर नहीं होंगे। हाजिर होने का आपको आदेश दिया गया था, आप हाजिर हो जाते और अपनी बातें रख देते तो आपको अरेस्ट नहीं किया जाता। मगर 420 का जब केस जब प्रूफ हो जाता, धोखाधड़ी का, वित्तीय नियमितता का, तब आपको फाइनल हियरिंग के बाद आपको जेल में डाला जाता। यह प्रावधान है। आप कोई सुब्रत राय सहारा, याद रखना, आप दाऊद इब्राहिम या दाऊद इब्राहिम के बाप नहीं लगते हो, ओसामा बिन लादेन के बहनोई या दादा नहीं लगते हो। भारत की जनता हो। अररिया में मैं बता दूं, अररिया के आप, अररिया में आपका जन्म स्थान है, अच्छी तरह से जानता हूं सुब्रत राय सहारा, याद रखना। आप एक अच्छे नियत के साथ शुरुआत किए थे कि 2 रुपया हम भी कमाएंगे एज ए कंपनी में, लोगों को रोजगार देंगे और इन्वेस्टरों को अच्छे खासा, उनको भी ब्याज मूलधन, उनको भी माला माल करेंगे और एजेंट भी माला माल होंगे। सुब्रत राय सहारा, ये कौन सा फंडा है? शुरू में आपने लोगों को दाना डाला, चारा डाला, यानी कि लोगों से 1 रुपया लिया, 1.5 रुपया, 2 रुपया, 2.5 रुपया पेमेंट कर दिया। बाद में कंपनी के जो इंप्लाई थे वो भूखे मरने लगे, बीबी बच्चे भी भूखे मरने लगे इंप्लाई के। क्योंकि वो जो इंप्लाई है, जो सहारा इंडिया में जो कर्मचारी था, उसको वेतन नहीं मिला, उसको वो मेडिकल अनुदान मांगता रह गया कि हमको कम से कम, हम आपके कर्मचारी हैं, हमारे बीबी बच्चे बीमार हैं, हमारे पिता बीमार है, मैं खुद बीमार हूं, हमको एडवांस सैलरी दे दीजिए, काट लीजिएगा आप धीरे धीरे। उसको वो भी नहीं मिला। कई लोगों के परिवार और बीबी बच्चे गुजर गए, कई लोग भूखे मर रहे, 1 1 साल 2 2 साल से उनको पेमेंट नहीं मिला। तो ऐसे लोग जब कोर्ट में आ गए, तो अब सहारा के ऊपर कार्रवाई हो गई सुब्रत राय के आगे में, तो उनको बुरा लगा। इन्वेस्टर जब आ गए, हाउसिंग रियल एस्टेट के पॉलिसी होल्डर, उन्होंने जो पॉलिसी के जो टर्म एंड कंडीशन जो होते हैं, उसको जब चैलेंज कर दिया कि हमारे पैसे नहीं मिले, हमारे पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, हमको पेमेंट चाहिए। और ये तो साफ साफ वित्तीय घोटाले और वित्तीय नियमितता का था। 420 का यह मामला था, सुनियोजित षड्यंत्र का यह मामला था कि पेमेंट आप नहीं दे रहे हो। चूंकि पॉलिसी में तो लिखा हुआ है टर्म एंड कंडीशन में, कितना दिन खुलेगा, ऐसे ऐसे लेना है, ऐसे ऐसे पेमेंट देना है, तो आप दे नहीं रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट में आएगा, हाई कोर्ट में आएगा या सिविल कोर्ट में आएगा। तो जज क्या करेगा? जज तो आपको फिजिकली बुलाएगा ना, आप खाली वकील को भेजोगे। वकील ने गुनाह नहीं किया है, वकील का काम है बिहाफ द पिटिशनर वो अपीयर खड़ा होगा, ठीक है, लेकिन कंपनी के चेयरमैन और डायरेक्टर को तो आना ही पड़ेगा हर हालत में। याद रखना, कोई भी कंपनी के डायरेक्टर या सुब्रत राय सहारा हो, आप भारत के संविधान, भारत के तिरंगा और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हो। जिस दिन आपको यह घमंड हो गया कि मैं सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गया, यानी कि आप भारत के संविधान से खुद को ऊपर कर रहे हो, तो इसका मतलब आप गद्दार हो, देशद्रोही हो। आपका इलाज वही होगा
जो अफजल गुरु का हुआ था, जो दाऊद इब्राहिम का हुआ था, जो कसाब का हुआ था, आपके साथ वही होना चाहिए। न्याय का तकाजा ही है, मैं कहता हूं। मगर वित्तीय घोटाले के लिए फांसी का प्रावधान नहीं है। एज एडवोकेट मैं ये हाथ जोड़ करके आपको कह रहा हूं और समझा रहा हूं, सुब्रत राय जी, आप जिस उद्देश्य के साथ कंपनी चलाए थे कि लोगों का भला करें और खुद भी भला करें, तो सुब्रत राय जी आप जरा याद रखिएगा, जिस दिन आप अनिल दो जी, दो 2000 रुपया से बिजनेस किए अनिल थे, जी, उस वक्त आप भुखमरी के शिकार थे, और आज आप अनिल लोगों जी, के पैसे से मजे अनिल ले रहे हो। तो जिसपे पैसे आपने लिए उसको भी तगड़ा दे दो ना। नियत अच्छी रखो सुब्रत राय जी। जज जज का कोई गुना नहीं है, जज अनिल ने जी, ठीक किया है काम। अनिल जी, मैं जज के साथ हुआ, पूरी भारत की जनता जज के साथ है जी। अनिल जी, सुब्रत राय ने जो सुप्रीम कोर्ट से पंगा लिया है, तो आपको क्या लग रहा है जी, कि सुब्रत राय जो है फिर से जेल जाएंगे? क्या लग रहा है आपको? इनको जेल जाना पड़ेगा। जी, फिर जाएंगे, होगा क्या सो सुनिए। अभी अभी चाहे तो मैं कह रहा हूं, आपका लाइव चल रहा है ना, 4 बज रहे हैं, अभी चाहे तो आधे घंटे में इनका अरेस्ट वारंट हो सकता है सुब्रत राय का, और तमाम डायरेक्टर चेयरमैन का हो सकता है। भारत के जितने कोर्ट में जितना केस है, सुप्रीम कोर्ट पिछली बार मंगवाया था नवंबर दिसंबर में, कि भारत के जितने भी अदालत में जो केस है सहारा के पेमेंट के मैटर का, वो सब सुप्रीम कोर्ट के टेबल में आ जाए, वो आ चुका है। अगर जज ने ठान लिया कि आज आप 12 घंटे के अंदर पेमेंट हमारा दो, जितना भी है इस केस के अगेंस्ट में, जो पहले से ऑर्डर आ चुके हैं पेमेंट का, जैसे कि सहारा से भी विवाद का पेमेंट का ऑर्डर आ गया, और भी कई केस के पेमेंट का ऑर्डर आ गया जो निवेशकों ने जो कोर्ट में किया था, आप दो नहीं तो आप अंदर जाओगे। सबसे पहले तो सेबी वाला विवाद में इनका पेरोल कैंसिल कर देगा कि आपने पेमेंट दिया नहीं, अतः कोर्ट को पावर है कि पेरोल कैंसिल कर दे। इसके लिए किसी वक्त मैं बता दूं कि इंटरनेशनल कोर्ट से कोई भी आ जाएगा वकील, या मैं कह दूं कि कपिल सिब्बल क्या मरे हुए जेठमलानी जी भी आ जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता। इंटरनेशनल कोर्ट का वकील, पूरे दुनिया का वकील आ जाएगा, नहीं बच सकेंगे ये सुब्रत राय। अभी कभी जज को पावर है कि पेरोल कैंसिल कर दे। जो सिटिंग जज है अभी कभी 5 बजे कोर्ट नहीं का है, अभी 1 घंटा समय बाकी है, कोई भी जज उसको तुरंत अर्जेंट अपने टेबल पे मंगवा करके उसकी सुनवाई करते हुए 5 मिनट के अंदर ऑर्डर लिखवा सकता है कि 31 अगस्त 2012 को जो सुनवाई की गई थी हाउसिंग और रियल एस्टेट के पॉलिसी होल्डरों को पेमेंट के लिए, उसका अक्षर पालन नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उल्लंघन किया, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट चल रहा है, और लंबे अवधि तक सुप्रीम कोर्ट को टहलाया है, बरगलाया है, और सिर्फ कोर्ट का समय बर्बाद किया है और निवेशकों का अहित किया है। क्योंकि निवेशकों को पेमेंट नहीं मिला तो निवेशकों का हित हुआ और कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ। 1 मिनट में ये सारे जजमेंट लिखते हुए, पेरोल कैंसिल करते हुए इन पर अरेस्ट वारंट हो सकता है, और अगर ये भाग गए तो इन पर रेड कॉर्नर घोषित किया जा सकता है। बहुत अनिल आसान जी, काम है। जज साहब उदारता दिखला रहे हैं, और ये उदंड बालक की तरह सुब्रत राय जो है व्यवहार अनिल कर जी, रहे हैं, और कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और जजों का अपमान कर रहे हैं, और भारत के संविधान का अपमान है। मैं बोलता हूं, अनिल जी, अंत में निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं निवेशकों से यही कहूंगा, जैसे कि वो कहते हैं ना, भाई सुबह हो गई जाग जाओ, यानी कि जिनका जो हक है आप अपने हक के लिए आगे बढ़िए, लड़िए और जाग जाइए, नींद से जागिए। मैं आपके चैनल पे आज भी कहता हूं, सुब्रत राय सहारा ने पेपर में कहा कि 5,000 करोड़ पेमेंट देने के लिए आदेश आ चुका है। सहारा के ऑफिस में कोई मत आइए, सोसाइटी के पॉलिसी होल्डर सब सेंट्रल स्टार को अप्लाई कीजिए। मगर आज भी कुछ जो चमचे टाइप के जो एजेंट है, जो चमचे टाइप के, जो अंधभक्त या मूर्ख अज्ञानी टाइप के, पता नहीं किस टाइप का मैं कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं, ऐसे मैनेजर है ज्ञान दान वाले, वो कहते हैं सेंट्रल स्टार में अप्लाई मत करो। भाई ये इसका क्या कहलाता है? सुब्रत राय कह रहे हैं कि सोसाइटी वाले सब सेंट्रल स्टार में अप्लाई करो, और मैनेजर और उसका जो एजेंट है वो आज कह रहा है कि मत अप्लाई करो। तो ये है हालत। मैं तमाम जनता से यही कहूंगा कि ये जो मौका है, सुनहला मौका, ये आप शुरुआत अच्छी है। आप जितना भी सोसाइटी का पैसा है, पॉलिसी होल्डर है, आप अपना सेंट्रल स्टार में अप्लाई कीजिए। टोटल मैं कहता हूं, जिस सर्टिफिकेट के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ होगा सोसाइटी लिमिटेड, तमाम ऐसे पॉलिसी होल्डर आप सेंट्रल स्टार में आंख बंद करके अप्लाई कर दीजिए। और उसके अलावा बाकी के पास जितनी पॉलिसी है, आप उसके वहां भी आप कंप्लेन करिए। जो लोग कोर्ट कचहरी जाने चाहते हैं, कोर्ट कचहरी जाइए। थाना जाने में किसी को नहीं कहूंगा, क्योंकि साल साल भर पेंडिंग रखते हैं ये लोग, जो आईओ है केस के अनुसंधान का मैटर और चार्जशीट वगैरह। अरेस्ट वारंट को तो जल्द या तामील नहीं करते हैं। तो ये थाना से घोटाले हो रहे हैं, और कई एसपी डीएसपी डीएम ने कई जगह सहारा की जमीनों को जब्त भी किया है। क्योंकि डीएम और एडीएम को आर्थिक वित्तीय जो अनियमितता है, अपराध इकाई का पावर सुनने का पावर है, वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अभी भी 99% जो डीएम और एडीएम है इसका पालन नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं बता अनिल दूं जी, जनता के लिए आपके हाँ, चैनल से, हाँ, जितने अनिल, पॉलिसी होल्डर है उनके पास रसीद है। रसीद में एक एक पॉलिसी, कौन कौन सी पॉलिसी किस जगह से रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो उसमें एड्रेस है।
तमाम पॉलिसी होल्डर उस रसीद का उपयोग करिए। जी अनिल आपका जी, सवाल। अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल